नमस्कार। देश की बात में पहले बात स्वास्थ्य की। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकारें कड़े कदम उठाने लगी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है और आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। हालांकि मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, मास्क अनिवार्य होगा। उधर देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले से धारा 144 15 जनवरी तक लागू है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि डेली मामले अगर 20,000 से पार करेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और मुंबई में भी लगातार कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस समय हमारे साथ किशोरी पेडनेकर मेयर मुंबई से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पेडनेकर जी जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। मैम, मेरा पहला आपसे यही सवाल है कि मुंबई में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और आपने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन लगा सकते हैं। क्या हालात हैं अभी? नहीं, एक तो मैंने ये ऐसा नहीं कहा है कि लॉकडाउन लगा सकते। मैंने ये कहा है कि जो हमारे ICMR WHO की जो गाइडलाइन आ रही है, जो हमारे तज्ञ लोग कह रहे हैं 20,000 के ऊपर रुग्ण बढ़ते हैं तो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब है लोगों में अलर्टनेस, लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है। आज भी लोग बिना मास्क के घूमते हैं, आज भी लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, आज भी लोग सैनिटाइजर भीड़ में जाना ये सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही डेंजर अभी का पीरियड है, उसमें लोगों की साथ मिलती है। तो हमने जैसा सेकेंड वेव को मुंबई में रोक लगा दी क्योंकि लोग साथ में है, लोग साथ में रहते नागरिक, क्योंकि प्रशासन हो या केंद्र राज्य या महानगर पालिका वो तो अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस कड़ी में लोग हैं, नागरिक है, उन्होंने ये मानना जरूरी है कि आने वाला कल या आने वाला आज बहुत ही डेंजर है। जिस तरह रुग्ण की संख्या बढ़ रही है, एक चिंताजनक बात बन रही है, चिंता बढ़ा रही है। तो लोगों के साथ रह के हम ये आने वाला जो कल है या आने वाला जो संकट है उसको रोक लगा सकते हैं। आज भी लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए और आज जो हमारा केंद्र हो या राज्य हो या हमारा महापालिका लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है, लेकिन ऐसे ही संख्या बढ़ती है। हमारे मुख्यमंत्री बार बार यही कह रहे कि आप मास्क लगाओ, भीड़ में मत जाओ और ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर हो जाओ और वैक्सीन ले लो। इतना भी हम करते हैं तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने हमारे कहा है, उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी। ये कड़ी में रह के हमने पहला फाइट कोविड-19 कोरोना से किया, दूसरा फाइट डेल्टा मेरी सेकेंड वेव उसके साथ किया, तीसरा भी करेंगे। लेकिन जो कड़ी महत्व की कड़ी है, जो नागरिक है वो साथ में रहते, तो हर एक प्रॉब्लम को सरकार बनके, महानगर पालिका बनके सॉल्व कर सकती है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि हम नागरिकों की खुद अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। आपने अपने शायद उस बातचीत में ये भी कहा है कि जरूरत पड़े, जैसे दिल्ली में बात हो रही है ये भी स्मार्ट कंटेनमेंट की, आपने एक मिनी लॉकडाउन की बात भी की है। वो जरा समझाइए किस तरह से आगे कदम उठा सकते हैं अगर लोग सचेत नहीं हो या ये ज्यादा मामले एकदम बढ़े तो। मिनी लॉकडाउन क्या समझें, क्या होता है? हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक स्कूल बंद किया। ऑनलाइन शिक्षण जो एजुकेशन है वो होगा। हमारे हॉस्पिटल्स, जो बड़े हॉस्पिटल हमारे 5 है और हमारे छोटे ऐसे कुल मिला के 25 हॉस्पिटल हमारे रेडी है। हमारे कंटेनमेंट जोन, हमारे क्वारंटाइन सेंटर, जो हमारा एक बिल्डिंग में 20% कोई बाधित होते हैं रुग्ण, तो पूरी बिल्डिंग कंटेनमेंट जोन करके उसको लॉक किया जाएगा। और हमारा जो क्वारंटाइन सेंटर है
जिसको सिम्टम्स नहीं है, हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोग, उनको चेकिंग किया जाता है। वो जो नो सिम्टोमेटिक मीन उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, उनको उनके चॉइस के होटल्स, उनको जो लगेगा कि ये होटल में मैं जाना चाहिए, तारांकित या 5 स्टार या 3 स्टार, वो होटल भी जा सकते हैं। और नहीं जाना है तो हमारे क्वारंटाइन सेंटर है जिसमें हम लोगों को विलगीकरण के कक्ष में रख सकते, उनके ऊपर निगरानी रख सकते, आपने ये बीएमसी की दवा तैयारी दे सकते जी, आप ये बीएमसी की तैयारी बता रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस समय आपको याद होगा कि हमने जानकारी देखी थी कि मुंबई में धारा 144 लगी हुई है जो 15 जनवरी तक रहेगी। क्या उसका चुनौती क्या है? क्या लोग उसको पालन नहीं करते या उसको लागू करने में क्या डिफिकल्टीज हैं, वो बताइए। नहीं, मुंबई में तो 144 धारा चालू ही है, शाम से 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक। जो 31 या 7 जून जनवरी तक तो शाम से 5 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, ये तो है ही है। लेकिन ऐसी 3 गुना 4 गुना रुग्ण संख्या बढ़ रही है तो ज़्यादा ही चिंता की बात है। और ये देखते हुए हमने अभी 15 ईयर्स से 18 ईयर्स तक बच्चे लोगों को वैक्सीन चालू किया है। हमने घर घर जाके वैक्सीन दिया है, बेड रिडन पेशेंट को भी वैक्सीन दिए हैं। आज भी हमारा पूरे देश में मुंबई का फर्स्ट डोज कंप्लीट करके सेकंड डोज, महाराष्ट्र में भी 2 करोड़ के ऊपर लोगों को सेकंड डोज कंप्लीट हुआ है। और आज भी जो हमारा 28 डेज का कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो अभी बच्चे लोगों को दे रहे, क्योंकि 28 डेज में सेकंड डोज देके बच्चे लोगों को कोविड-19 कोरोना या कौन सा भी विषाणु से फाइट करने के लिए उनकी बॉडी तैयार हो जाए। किशोरी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आप खुद एक नर्स रह चुकी हैं, क्या जो हमारे अभी टीनेजर्स को जिस तरह से वैक्सीन दिया उनमें ज्यादा उत्साह था, इच्छा थी वैक्सीन लगाने की, और जो बड़े लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है कि भाई आओ अपना वैक्सीन ले लो? क्या अंतर देखा है आपने? हेसिटेंसी है अभी भी ज्यादा है क्या वैक्सीन को लेकर? बहुत से लोग अपने बहुत दुखता है या बहुत पेन होता है, डर के मारे नहीं आ रहे। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो धार्मिक भावना दे के नहीं आ रहे। कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन उससे भी वो प्रेरित नहीं होते कि हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हो गई है तो वैक्सीन लेना जरूरी है। इसलिए हमारे उप मुख्यमंत्री साहब, हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे सर, दस्तूर खुद हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे सर, ये तो बार बार कह रहे। हमारे जो आदित्य ठाकरे, उन्होंने तो अपना हर सोसाइटी में 3-3, 5-5, 10-10 हजार वैक्सीन कर दिया है, खुद के मीन फ्री ऑफ वैक्सीन हर एक से। किशोरी जी, एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी है जिसने दोनों वैक्सीन ले ली है, लेकिन उसको अब इंतजार है ओमिक्रॉन के आने से कि भाई अब बूस्टर डोज मिले। तो क्या आपकी केंद्र से बात हुई? क्या जो ये अब आम नागरिकों के लिए बूस्टर डोज कब से मिलेगा, कुछ इस बारे में जानकारी? नहीं, 15 जनवरी तक बूस्टर डोज देने के लिए जो हमारे तज्ञ हैं, WHO, ICMR है या केंद्र से जो निर्णय आएगा कौन सा बूस्टर डोज देना है, तो हमारी तो तैयारी, हमारी सिस्टम पूरी रेडी है। मुंबई महानगर पालिका का सिस्टम, महाराष्ट्र राज्य का सिस्टम, वो तो रेडी है। लेकिन एक बार हमें पता चलता है तो 39 वीक मुझे लगता है जाना चाहिए। तो जितने लोग अभी हमने उनको उनकी आइडेंटिफाई करना चालू किया है कि 39 डेज किसको हुई है, क्योंकि हमारे पास डेटा है और डेटा से तो पता चलता है। ठीक है किशोरी जी, हमारी यंत्रणा तो तैयार है।
जी जी। किशोरी जी, मैं फिर उस बात पे आऊंगी जो आपने एक जगह कहा कि हमें मिनी लॉकडाउन करना पड़ सकता है, थिएटर्स लॉक करने पड़ सकते हैं या कुछ, वो उसका क्या मतलब है, क्या कैसे समझे उसे? आज भी बहुत से लोग उसका पालन नहीं करते, एसओपी का। मार्केट में हो, थिएटर में हो या मॉल में हो, और 20,000 के ऊपर रुग्ण संख्या बढ़ती है तो मुझे लगता है राज्य सरकार, केंद्र और हमारी महानगर पालिका की एक ही एसओपी है कि 20,000 के ऊपर रुग्ण संख्या जाती है तो मिनी लॉकडाउन की तरफ कि थोड़ा थोड़ा टाइमिंग देखें। जैसे लास्ट टाइम हमने शॉपकीपर को दिया था कि बाबा यही टाइमिंग में खुला रहेगा। मार्केट के प्लेसेस चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ही मार्केट में भीड़ होती है। और ट्रेन हो या बसेस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसमें हर एक को मास्क लगाना कंपलसरी है। क्योंकि हमारे इधर तो 200 रुपये या 500 रुपये लेते, बाकी राज्यों में, गुजरात राज्यों में 1,500 हजार जुर्माना भरना पड़ता है। तो महाराष्ट्र और मुंबई के लोग संवेदनशील है, वो मानते भी है, लेकिन 100 लोग लेते, उसमें 80 लोग कंप्लीट एसओपी फॉलो करते, लेकिन 20 लोग बन के एक जत्था बन जाता है, उनका बड़ा संख्या बढ़ती है। तो वो लोगों को थोड़ा सबक सिखाने के लिए या उनको पेंडेमिक एक्ट पता चलना चाहिए। इसलिए हमारे इधर मार्शल है, हमारे इधर भरारी पथक है, वो कभी भी किधर भी जा सकते। अभी शादी के लिए भी 50 लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए जी। हर दिल्ली एक में भी जो अपने उत्सव है या कार्यक्रम है, सबके ऊपर पाबंदी आ गई है जी, नहीं करना है। जी, आखिरी सवाल किशोरी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो वो मजदूरों पर, जो दिहाड़ी जो रोज कमा के खाते हैं, उन पर असर पड़ता है। उस लिहाज से क्या सोचा है प्रशासन ने कि अगर मामले बढ़ जाते हैं 20,000 से ज्यादा तो फिर ये इंतजाम भी करना होगा, क्योंकि कई लोग अपने घर वापस जाना चाहेंगे। पिछली बार की जैसे स्थिति ना हो जो दिल्ली से या मुंबई से तस्वीरें आई थी, उस बारे में भी कुछ विचार विमर्श हुआ है क्या? नहीं, उसके लिए राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है और उनकी पूरी टीम है, वो तय करेंगे। हमारी महानगर पालिका का आयुक्त इकबाल चहल उनके साथ रह के हमें जब सूचना मिलती है, लेकिन मुझे लगता है इतनी नौबत तो मुंबईकर हमारे आने नहीं देंगे, क्योंकि जो हमने पहली बार एक ही बार लॉकडाउन हुआ, लेकिन लॉन्ग लॉकडाउन हुआ, तो आज भी कोई भी नहीं चाहता है कि लॉकडाउन होना है, लेकिन नियम का पालन होता है। खुद सब मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी, ये दायरे में रह के मुख्यमंत्री ने जो दिया है कि ये दायरे में रह के आप अपना काम करो, तो मुझे लगता है मुंबई ऐसे भी अनलॉक में है अभी, तो वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन लोगों में एक समझना चाहिए, क्योंकि नागरिक है, तो आज भी कोविड-19 कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उसके अनेक चेंज हुए विषाणु आ गए हैं, तो वो घातक भी है। तो थोड़ा बच के रहना ज्यादा जरूरी है। डरना मना है, डरो मत, लेकिन बचने के लिए करना है। जी, किशोरी जी, आपने एनडीटीवी इंडिया से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रशासन जिस तरह से हैंडल कर रहा है कोरोना की व्यवस्था को, उसी को सुचारू रूप से जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो वाकई में यही कहना है कि जो लोग फॉलो नहीं करते हैं कोरोना के, जिस तरह से मास्क पहनना है या दूरी बनाए रखनी है, वो अपने आप में घातक हम सबके लिए हो सकती है, तो उसका पालन करना बहुत जरूरी है। बहरहाल अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। देश की बात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। साथ ही राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर रात में कर्फ्यू के अलावा अब वीकेंड कर्फ्यू यानी शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन लगाने की बात से फिलहाल इनकार किया है। मेट्रो के बाहर ऐसी भीड़ अब देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन बिना मास्क के लोग सफर नहीं कर पाएंगे।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तय किया गया कि शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। सभी सरकारी दफ्तर में जरूरी कामों को छोड़कर बाकी सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में आधी क्षमता पर काम की इजाजत होगी। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकलें। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 8 जनवरी तक दिल्ली में हर दिन 8 से 9 हजार मामले आ सकते हैं। 15 जनवरी तक ये बढ़कर 20 से 25 हजार हर दिन हो सकते हैं। पर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को फिलहाल खारिज किया है। क्लियर कट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम भी। सर, आज संक्रमण दर कितनी दर्ज होगी? लगभग 8.5% के आसपास। 8.5%। और मामले आएंगे 5,500 के आसपास। 5,500 के आसपास। वैसे शनिवार इतवार की बंदी के फैसले से ही मजदूर चिंतित हैं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो दिक्कत आ जाएगी इन दोनों तो आएगी। आज क्या खाएगा इंसान? फिर परिवार हमारा यही है, माँ बाप बच्चे हैं, और कुछ पैसा जोड़ के भी नहीं रख रखा सर हमने तो। कर्जा भी ले लेके दिया हमने, यानी खर्चा चलाया कर्जा ले लेके। अब प्रॉब्लम हो रही है और खर्चा भी देना है जैसे लिया है। फिलहाल डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी। कोताही लापरवाही भारी पड़ सकती है। महामारी से इस लड़ाई में कुछ सख्त फैसले सरकार ले रही है, कुछ समझदारी के फैसले हमें भी लेने होंगे। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश में की बात में अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में आज से रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 15 जनवरी तक पंजाब में नाइट कर्फ्यू रहेगा। पंजाब के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई जारी रहेगी। सभी रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, मॉल 50% लोगों के साथ ही खुलेंगे। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम पूरी तरह से बंद होंगे। पंजाब के पटियाला के 2 अलग अलग कॉलेजेस में कोरोना के 193 मामले आए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। हॉस्टल वहां पर खाली करने के लिए कहा गया है। थापर इंजीनियरिंग कॉलेज के 93 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। तो बुली भाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम विशाल झा है, जिसे बेंगलुरु से मुंबई लाया गया है। मामले में एक महिला भी संदिग्ध आरोपी बताई जा रही है, उसे भी हिरासत में लिया गया है। शिकायतकर्ता महिलाओं ने कहा है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही उन जैसी मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने और डराने की साजिश हो रही थी। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने वाले आरोपियों में से एक विशाल कुमार 10 जनवरी तक रिमांड पर दे दिया गया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल इसे बेंगलुरु से पकड़ कर लाई। पुलिस के मुताबिक विशाल इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन बुली ऐप पर कंटेंट अपलोड करने का काम भी करता था और मुख्य आरोपी के संपर्क में था। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला सिद्रा पटेल का कहना है कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि बड़ी साजिश का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे जो 100+ विमेन हैं, सारे मुस्लिम हैं, सारे आउटस्पोकन हैं, सारे अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखने नहीं डरती हैं, सारों इस सरकार को क्वेश्चन करती हैं। तो मकसद डेफिनेटली था कि उनको एक ह्यूमिलेशन हो, साइलेंसिंग हो, और ये इसलिए हुआ है बिकॉज जब सोली डील्स हुआ था तभी कोई टाइमली इंटरवेंशन नहीं लिया गया था, तो एक सॉर्ट ऑफ एम्बोल्डन हो गया है। एंड आई डोंट इवन, मुझे ऐड भी नहीं करना पड़ेगा कि एक हेट का जो इकोसिस्टम है वो इसी का, ये कुछ सेपरेट आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, वो जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी का आजकल माहौल है उसी का ये एक हिस्सा है। बुलीबाई नाम के ऐप मामले में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से पीड़ित महिलाएं सामने आई हैं। आरोप है कि उनकी तस्वीर और जानकारी अपलोड कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आरोप है कि बुलीबाई ऐप पर महिलाओं की बोली लगाई जाती है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और मुंबई एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक भी ये मामला उठा चुके हैं। मामले में एक महिला भी शक के दायरे में है। पुलिस ने उसे उत्तराखंड से हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि ये महिला मुख्य साजिशकर्ता हो सकती है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारी से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे हैं। बातों के धनी है हमारे नेता। रामकृष्ण के नाम पर कोर्सेज तो शुरू करवाते लेकिन अध्ययन नहीं करना चाहते विधायक।
तो देश की बात में अब मध्य प्रदेश से खबर है। आजकल सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, सब खुद को राम भक्त बनाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राम मंदिर बन रहा है, सो नेताओं के लिए होड़ भी है, लेकिन असलियत में क्या होती है उसकी एक बानगी दिख रही है मध्य प्रदेश में। यहाँ भोज ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज तैयार किए, जिनमें रामचरितमानस और भगवत गीता से जुड़े पाठ्यक्रम हैं। 2.5 महीने पहले विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया कि कई पाठ्यक्रमों के अलावा विधायक ये कोर्स कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बार खत भी लिखा, लेकिन 230 विधायकों में से किसी ने भी इस कोर्स में दिलचस्पी नहीं ली है। पर्यावरण के बारे में रामचरितमानस में कहाँ दिया है, वो सारी चीजें, सारे दोहे चौपाई सब हमने इसमें लिए हैं, जहाँ पर्यावरण की चर्चा है। 3,000 रुपए फीस देकर साल भर में विधायक जी रामचरितमानस का ज्ञान ग्रहण कर सकते थे। अयोध्या शोध संस्थान ने भोपाल में भोज विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विधायकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 2 बार खत भी लिखा, लेकिन किसी विधायक ने रामचरितमानस पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारा काम ये है, कोई ये पहली के बच्चे नहीं हैं कि अभिभावकों कहें कि पकड़ करके ले जाकर किसी स्कूल में पहली में दाखिला कराओ। सब समझदार लोग हैं, चुन के आते हैं, उनको अपन सलाह ही दे सकते हैं। सलाह माने इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है और 2 बार आग्रह किया कि इसका फ़ायदा उठाएं, और फिर प्रयास करूँगा। मेरा काम प्रयास करते रहना है, करता रहूँगा। यूनिवर्सिटी ने विधायकों को अध्ययन सामग्री भेजने के साथ ही ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास की भी तैयारी की थी, लेकिन फिर भी विधायक जी छात्र नहीं बने। रामचरितमानस के दोहों में जहाँ भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, और जहाँ पर्यावरण विज्ञान है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रारंभ किया, और जिससे कि नई पीढ़ी उसको रिलेट कर सके। यदि आपने हायर सेकेंडरी किया है तो कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, और हमने ये सारे कोर्सेज के साथ विधायकों के लिए भी प्रारंभ किया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना है नहीं कि उनमें से किसी ने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। ये हाल तब है जब 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में 1 दर्जन विधायक 5वीं पास हैं, 7 विधायक 8वीं पास हैं, 13 विधायक 10वीं पास हैं, 37 विधायक 12वीं तक शिक्षित हैं। सत्तारूढ़ दल के विधायक बस्ता लेकर पढ़ने तो नहीं आए, लेकिन कैमरे पर शिक्षित होने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा के हमारे जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी ये आह्वान किया था कि माने जो विधायक लोग हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, और जैसे कोई हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई की हुए हैं तो उसका ग्रेजुएशन कर सकें। इसके लिए भोज विश्वविद्यालय दिया गया था। आगे आने वाले समय में इसका और अच्छे से अच्छा प्रचार प्रसार होगा, जिससे और हम लोग, हमारे जो विधायक साथी भाई हैं, वो और अधिक से अधिक शिक्षित हो सकें। कांग्रेस ने भी अपने राज में राम वन पथ गमन, रामलीला कमेटियों को चंदा जैसी कई बातों से राम राज का ख्वाब देखा, लेकिन मानस पढ़ने भोज विश्वविद्यालय कोई नहीं आया। अब उसके नेता कह रहे हैं बीजेपी मुंह में राम, बगल में नाथूराम रखती है। मैंने भी अस्पताल से हनुमान चालीसा उस समय पढ़ी थी, और लोग घर में पढ़ रहे थे, क्योंकि जब से ही सरकार आई कोरोना ही कोरोना चारों तरफ है। विधानसभा अध्यक्ष जी का कोई परिपत्र है तो निश्चित तौर पर विधायक फॉलो करेंगे और जाएंगे। मुंह में राम और दिल में जो नाथूराम की, वही स्थिति बीजेपी रखने का काम करती है। मेरा आग्रह है कि बताने से या सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ वहाँ पे जाने से कुछ नहीं होगा। उसके भाव को समझ के उसको आत्मसात करो। राम का चरित्र कट्टरता और नफरत से नहीं आएगा, सिर्फ प्रेम के भाव से आएगा। विश्वविद्यालय ने एक बार फिर तारीख बढ़ा दी है। विधायक जी चाहें तो 15 जनवरी तक प्रवेश लेकर रामचरितमानस को भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से समझ सकते हैं। महात्मा कबीर ने कहा था, लूट सके सो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा, प्राण जाही जब छूट। लेकिन लगता है बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में राम नाम लूटने की किसी को हड़बड़ी नहीं है, और शायद यही वजह है कि मंत्री हों या विधायक, भोज विश्वविद्यालय रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता में जो कोर्स करा रहा है उसे पढ़ने में किसी विधायक ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। ये चुनावी राज्य है और नेताओं के सपने में आ रहे हैं भगवान कृष्ण।
देश की बात में खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में चुनावों में अब यहां पर भगवान कृष्ण की एंट्री हो गई है। पहले तो बीजेपी नेता कृष्ण जन्मस्थान पर मंदिर का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन अब उनका दावा है कि भगवान कृष्ण उन्हें बता रहे हैं कि अब किस सीट से चुनाव लड़े। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने कहा है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें सपने में आकर कहा कि योगी आदित्यनाथ उनकी नगरी मथुरा से चुनाव लड़े। इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवान कृष्ण तो उन्हें सपने में बताते हैं कि यूपी में उनकी सरकार बनने वाली है। वो कृष्ण जो सारी दुनिया में पूजे जाते हैं, वो कृष्ण जो दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा देते हैं, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत और अकीदत धर्मों और मुल्कों के आर पार जाती है, वो कृष्ण जिनके गीत उर्दू और फारसी में मुसलमान गाते हैं, वो कृष्ण जिनकी भक्ति सारी दुनिया से यीशु के मानने वालों को यहाँ खींच लाती है, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत में अफगानिस्तान के पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आके रसखान बन जाता है। अब वो बीजेपी नेताओं को बता रहे हैं कि वो कहाँ से चुनाव लड़ें। उनका दावा यही है। मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं आदरणीय श्रद्धेय भगवान कृष्ण के बीच में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। मैंने उनकी आज्ञा का, उनके निर्देश का पालन करते हुए प्रातःकाल पत्र लिखा है कि आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को। इसके बाद राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत भी लिखा, जिसमें लिखा कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि श्रद्धेय योगी जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें, और ये पत्र मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब मीडिया ने हरिनाथ यादव के बारे में सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में अपनी एक सभा में अखिलेश के जवाब का भी जवाब दिया। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। समाजशास्त्री मानते हैं कि एक धार्मिक समाज में धर्म किसी कौम को जोड़ने में गोंद सा काम करता है। इसीलिए काफी पहले से चुनावों में हिंदू वोट एकजुट करने के लिए देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में दीपोत्सव में कहा था कि इस बार कार सेवा होगी तो कार सेवकों पे गोली नहीं बल्कि फूल बरसेंगे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था कि यह कार सेवा कहां होगी। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे कुछ अतिवादियों ने मथुरा में ईदगाह में भगवान कृष्ण के जलाभिषेक की घोषणा की थी। इसे मथुरा में तनाव था। ऐसे तनाव के वक्त डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। तमाम ऐसे साधु संत भी हैं जिनका मानना है कि भगवान और देवी देवताओं को चुनावी राजनीति में घसीटना, उनको छोटा करना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान कभी किसी के सपने में आकर यह नहीं कहते कि कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़े या वहां से चुनाव लड़े। भगवान सबके हैं। भगवान श्रद्धा और भक्ति में विश्वास रखते हैं। जो श्रद्धा रखता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान को राजनीति में ना घसीटा जाए। ये तो पता था कि प्रशांत किशोर और उनकी एजेंसी राजनीतिक दलों और नेताओं को बताते हैं कि वो प्रचार कैसे करें, रैली किस तरह करें,
किस सीट से चुनाव लड़ें ताकि जीत जाएं। ये पहली बार पता चला कि भगवान भी सपने में आकर बता रहे हैं कि कौन सा नेता किस सीट से चुनाव लड़े। कई लोग कह रहे हैं कि भगवान अपना काम कर रहे हैं, कृपया प्रशांत किशोर को उनका काम करने दें, उनकी रोजी रोटी ना छीनें। अयोध्या में प्रमोद, मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में इस चुनावी दौर में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी बढ़ती जा रही है। आयकर विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी और आगरा में जूतों के 3 कारोबारियों के यहां छापेमारी की। इनमें से कुछ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी अजय चौधरी के दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और बागपत के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। उनके एस ग्रुप के तमाम दफ्तरों पर भी छापे पड़े। ये नोएडा सेक्टर 126 में एस ग्रुप का कॉरपोरेट ऑफिस है, जहां आईटी अधिकारी नोएडा पुलिस की सुरक्षा लेकर पहुंचे। 2010 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले अजय चौधरी को सपा का नजदीकी माना जाता है। दिल्ली और एनसीआर में उनके कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या कहना है, जांच एजेंसियां हैं, किसी ने अगर कोई गलत किया होगा तो जांच एजेंसियां जांच करती हैं, गलत चीज पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई जांच में गलत नहीं पाया जाता है तो जैसे छापे पड़ते हैं, छापे के बाद कार्रवाई समाप्त हो जाती है। लेकिन यह सही है कि आजकल समाजवादी पार्टी के लोग घबराते जल्दी हैं कि ये कहाँ इत्र में सुगंध आ रही थी, उसकी दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल गई। आयकर विभाग ने आगरा शहर के 3 बड़े शू एक्सपोर्टरों मनु अलग, मानसी चंद्रा और विजय आहूजा के ठिकानों पर भी छापेमारी की। मनु अलग को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही अखिलेश यादव मनु अलग की मां के निधन के बाद उनके घर भी आए थे। हालांकि इन तीनों के यहाँ छापेमारी में क्या निकला, इसे लेकर आयकर विभाग का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर समाजवादी पार्टी से एमएलसी पंपी जैन के यहाँ 31 दिसंबर से रेड जारी है। कन्नौज के बाद उनकी कानपुर की फैक्ट्री और दफ्तर में भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई। पंपी जैन को आयकर विभाग की टीम उनके बहनोई अनूप जैन के घर भी ले गई। सब शांति है, बढ़िया है। कुछ कॉन्फ्रेंस करेंगे या सब बढ़िया, हम बता देंगे, सबको बता देंगे। कुछ मिला है सर? अरे आप 1-2 दिन बाद आइए, सब कुछ बताएंगे। आप पंपी जैन कहाँ है सर? पंपी जैन हम लोग घर पर हैं यहाँ, सुकून से है सर, कोई परेशानी है सर? यूपी चुनाव से ठीक पहले छापेमारी पर राजनीतिक नोकझोंक जारी है। हालांकि किसी भी रेड पर आयकर विभाग का आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग कारोबारियों पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन छापेमारी को अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं। अब देखना होगा कि इन छापेमारी से निकलता क्या है। लखनऊ में अपने सहयोगी कमाल खान के साथ नोएडा से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में जाते जाते एक बार फिर से खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बड़े पैमाने पर शादियों पर असर डाला है। देश भर में जनवरी से लेकर मार्च भर में करीब 30 लाख शादियां होनी है। अब कोरोना ने इन शादियों का बजट बिगाड़ दिया है। दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाले रजत कुमार की बेटी की शादी 23 जनवरी को है। बैंक्वेट हॉल बुक करा दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से हॉल बंद हो चुके हैं। अब वो यूपी में बैंक्वेट हॉल खोज रहे हैं ताकि बेटी की शादी हो पाए। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं इस मोमेंट पर कहाँ जाऊँ, जबकि मैं ऑलरेडी अपना सब अरेंजमेंट दे चुका हूँ, अपने मेहमानों को सबको इनविटेशन कार्ड दे करके बुला चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे बराबर में यूपी यहाँ सिर्फ 500 गज दूरी पे, जहाँ पर 200 लोगों की व्यवस्था अभी भी अलाउ है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 20 आदमी के लिए कैसे अपने फंक्शंस में, जबकि 20 मेंबर तो हमारी फैमिली के अंदर ही हो जाते हैं। दिल्ली में 1000 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल और टेंट हाउस हैं।
कड़कड़डूमा में गुरमीत बैंक्वेट हॉल में मंगलवार को जन्मदिन पार्टी थी, लेकिन सन्नाटा छाया है। 9 जनवरी को भी शादी की बुकिंग है, लेकिन अब जनवरी तक शादियों के लिए फिलहाल बैंक्वेट हॉल को बंद कर दिया गया है। पिछले 2 सालों से पूरी ये इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, तो दिल्ली सरकार से मेरी अपील रहेगी कि बैंक्वेट की इंडस्ट्री को बर्बाद ना किया जाए, कृपा करके इसकी थोड़ी गैदरिंग के लिए खोला जाए। उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि जनवरी से लेकर मार्च तक में देश भर में हो रही करीब 30 लाख शादियों पर कोरोना का असर होगा। इससे बैंक्वेट हॉल, होटल, पूल और टेंट हाउस से जुड़े कारोबारों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है जो शादी की तैयारी कर चुके हैं और कई जगहों पर एडवांस पैसा भी दे दिया है। 2 साल के बाद में शादी करने और शादी कराने वालों को इस साल अच्छे की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पर सोचिए, जिन लोगों ने कोरोना के चलते अपनी शादियां टाली हैं या जिनके प्री बुकिंग के पैसे डूब गए, वो जब राजनीतिक पार्टियों की भीड़ को देखते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।